मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत आपको सबसे पहला टॉपिक तुर्की आक्रमण एवं राजपूत प्रतिरोध इस विषय पर पढ़ाऊंगी। भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर किया गया। अरबों ने जो यह आक्रमण किया था, उसके बाद उत्तर पूर्वी सीमा से भारत के भीतरी भागों में प्रवेश करने का प्रयास किया, परंतु उत्तर पूर्व के हिंदू शासकों, विशेषतः राजस्थान के गुर्जर प्रतिहारों ने उन्हें देश के आंतरिक भागों में प्रवेश करने नहीं दिया या प्रवेश करने से रोके रखा। इस कारण अरबों की जो सिंध विजय थी वह अस्थायी सिद्ध हुई। उन्होंने कोई स्थायी साम्राज्य की स्थापना नहीं की। इस कारण से भारतीय इतिहास की यह एक साधारण घटना मानी जाती है। भारत में स्थायी मुस्लिम राज्य की स्थापना तुर्कों द्वारा की गई। स्थायी मुस्लिम राज्य की स्थापना करने का श्रेय तुर्कों को जाता है। भारत पर प्रारंभिक आक्रमण करने वाले जो तुर्क थे वो गजनी नगर के थे। गजनी नगर अफगान पहाड़ियों में स्थित है। अलप्तगीन नामक एक तुर्क गुलाम ने 962 ईस्वी में मध्य एशिया में अपना राज्य स्थापित किया, जिसकी राजधानी गजनी थी। यही अलप्तगीन गजनवी वंश, जिसे यामनी वंश भी कहा जाता है, का जन्मदाता था। अलप्तगीन की मृत्यु हो जाने के पश्चात उसका पुत्र इसहाक 963 ईस्वी में उसका उत्तराधिकारी बना। उसने भी मात्र 3 वर्ष तक शासन किया और उसका सेनापति था बलख्तगीन। तो उसकी मृत्यु हो जाने के पश्चात बलख्तगीन ने गजनी की गद्दी पर अधिकार कर लिया और लगभग 972 ईस्वी तक उसने शासन किया। उसके पश्चात पीराई, जो अलप्तगीन का दास था, वह गजनी का शासक बना। पीराई के शासन काल में भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित हिंदू शाही राजवंश था। उत्तर पश्चिम में उसके राजा जयपाल ने अपने पुत्र के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना गजनी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। पीराई, जो गजनी का शासक था, वह इतना योग्य नहीं था कि वह इतनी विशाल सेना का सामना कर सके। तो ऐसे समय में पीराई का एक सेना नायक था सुबुक्तगीन। उसने इस हिंदू शाही सेना का सामना किया और उसे परास्त कर खदेड़ दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि अब गजनी में सुबुक्तगीन पीराई के स्थान पर बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया। तो इस अवसर का सुबुक्तगीन ने लाभ उठाया और वह 977 ईस्वी में गजनी के सिंहासन पर आसीन हुआ। सुबुक्तगीन एक योग्य सेना नायक था, महत्वाकांक्षी शासक था। तो उसने लमगान, सीस्तान, खुरासान आदि राज्यों को जीता और अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो जैसे ही उसने उनको साम्राज्य में मिलाया, तो उसके साम्राज्य की सीमाएं भारत के उत्तर पश्चिम सीमा में स्थित हिंदू शाही राज्य से टकराने लगी और यहीं से ही मुख्य रूप से गजनी और हिंदू शाही राज्य के मध्य संघर्ष की शुरुआत हुई। और जो यह शुरुआत हुई वह कब तक चलती रही? महमूद गजनवी के शासनकाल तक। महमूद गजनवी ने जब पूरी तरह से हिंदू शाही राज्य को समाप्त कर दिया, तब तक उन दोनों के बीच में लगातार युद्ध होता रहा। 986 ईस्वी में सुबुक्तगीन ने हिंदू शाही राज्य के सीमांत दुर्गों पर आक्रमण किया और उन्हें लूटा, जिसके परिणाम स्वरूप फिर हिंदू शाही राजा जयपाल और सुबुक्तगीन के बीच में गजनी और लमगान के बीच में युद्ध हुआ।
उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद जयपाल विजयी हो जाए, किंतु अचानक भयानक हिमवर्षा होने लगी, जिसके कारण जयपाल की सेना तितर-बितर हो गई और उसे अपमानजनक संधि करने के लिए बाध्य होना पड़ा। जयपाल ने क्षतिपूर्ति के रूप में 10 लाख दिरहम, 50 हाथी व अनेक घोड़े सुबुक्तगीन को देना स्वीकार किया। तो उस समय तो उसने अपने आप को छुड़ाने के लिए यह संधि कर ली, अपमानजनक संधि। लेकिन जैसे ही वो अपनी राजधानी लौटा, वापस अपने राज्य को लौटा, तो उसने संधि की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। तो जैसे ही अब शर्तों को मानने से इनकार करेगा, तो निश्चित है कि सुबुक्तगीन भी उससे नाराज हो गया, तो उन दोनों के बीच में संघर्ष होना निश्चित हो गया और सुबुक्तगीन ने 991 ईस्वी में पुनः हिंदुशाही राज्य पर आक्रमण कर दिया। अब पहली बार जयपाल ने अन्य जो राजपूत राज्य थे उनसे सहयोग लिया। उसने अजमेर, कालिंजर, कन्नौज इन शासकों का संघ बनाया। इस संदर्भ में मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता भी लिखते हैं कि अजमेर, दिल्ली, कालिंजर, कन्नौज आदि राजपूत राजाओं ने धन और सैनिकों से जयपाल की सहायता की थी और लमगान के निकट दोनों सेनाओं में बहुत भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें तुर्कों की विजय हुई थी। इस युद्ध में विजय के परिणाम स्वरूप लमगान और पेशावर के निकट के जितने भी क्षेत्र थे उन सब पर अब सुबुक्तगीन का अधिकार हो गया था। इस युद्ध में राजकुमार के रूप में महमूद गजनवी ने भाग लिया था और उसने भी अपनी योग्यता का परिचय दिया था और इस प्रकार सुबुक्तगीन ने पूरे अफगानिस्तान, खुरासान, बल्ख तथा भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत, सीमा प्रांत, पेशावर और खेवर के दर्रों को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। पेशावर व खेवर के दर्रों पर अधिकार हो जाने से अब तुर्कों को भारत का प्रवेश द्वार मिल गया। अब वो इसी रास्ते से भारत की सीमा के अंदर प्रवेश कर सकते थे। 997 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई और मृत्यु के समय उसने अपने छोटे पुत्र इस्माइल को उसका अपना उत्तराधिकारी बना दिया था, जबकि उसका बड़ा पुत्र महमूद गजनवी था। तो महमूद गजनवी को यह नागवार गुजरा, उसे यह सही नहीं लगा और उसने एक युद्ध में इस्माइल को परास्त कर दिया और गजनी पर अधिकार कर लिया। महमूद एक योग्य सेनानायक था। अपने पिता के शासनकाल में ही वह जयपाल के विरुद्ध युद्ध में अपनी सैन्य कुशलता का परिचय दे चुका था और शासक बनने से पूर्व वह खुरासान के सूबेदार के रूप में भी अपने कर्तव्यों का भली भांति निर्वहन कर चुका था। तो वह बहुत ही धार्मिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक शिक्षा, शासन संचालन आदि में भी पूरी तरह से निपुण था। इस कारण से उसने इस्माइल को परास्त करने के पश्चात अपने आप को गजनी का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और शासक घोषित करने के पश्चात उसने फिर सीस्तान के राजा के विरुद्ध युद्ध किया और उसको पराजित किया और सुल्तान की उपाधि धारण की। तो भारत पर जो तुर्की आक्रमण किया गया था, मुख्य रूप से पहला आक्रमण महमूद गजनवी के द्वारा किया गया था। भारतीय सीमा में जो अंदर प्रवेश किया गया तुर्कों के द्वारा, उसमें सबसे मुख्य योगदान महमूद गजनवी का है। तो भारत के हम जब तुर्की आक्रमण पढ़ते हैं तो सुबुक्तगीन अलपगीन जो कि प्रारंभिक तुर्की शासक थे, उन्होंने केवल भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा तक ही आक्रमण किया था और भारत के अंदर प्रवेश करने, भारत भूमि में अंदर तक प्रवेश पाने का प्रथम जो श्रेय जाता है वो गजनवी वंश के सुल्तान महमूद गजनवी को जाता है। और यद्यपि भारत में मुस्लिम राज्य स्थापित करने का श्रेय गजनवी वंश के मोहम्मद गौरी को जाता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे महमूद गजनवी। जैसा कि मैंने अभी तक आपको बताया कि महमूद गजनवी ने अपने छोटे भाई को परास्त करके गजनी पर अधिकार कर लिया था और उसके पश्चात अपना साम्राज्य का विस्तार करते हुए
उसने सबसे पहले सीस्तान के शासक को पराजित किया और मुल्तान की उपाधि धारण की। अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि मुस्लिम इतिहास में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला वह पहला शासक था। हालांकि उसने अपने सिक्कों पर केवल अमीर महमूद अंकित करवाया है, यही शब्द मिलता है, लेकिन उसके द्वारा सुल्तान की उपाधि धारण की थी। उसके पश्चात महमूद ने बल्ख, हिरात, बस्त, खुरासान आदि पर विजय प्राप्त की और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इन सभी विजयों को मान्यता देते हुए बगदाद के खलीफा ने उसे यमीन उद दौला अर्थात साम्राज्य का दाहिना हाथ, मैं वापस फिर रिपीट कर रही हूँ, यमीन उद दौला अर्थात साम्राज्य का दाहिना हाथ, और अमीन उल मिल्लत अर्थात अमीन उल मिल्लत अर्थात मुसलमानों का संरक्षक का खिताब दिया। ये दो उपाधि बगदाद के खलीफा के द्वारा उसे प्रदान की गई और यह भी कहा जाता है कि इसी समय यानी कि जब ये उपाधि उसको प्रदान की गई थी, उस समय महमूद गजनवी ने यह शपथ ली कि भारत पर वह प्रत्येक वर्ष आक्रमण करेगा। तो उसने अपने इस साम्राज्य को मध्य एशिया में इतना विस्तृत करने के पश्चात अपने साम्राज्य को और अधिक प्रतिष्ठित बनाने के लिए और अधिक विस्तृत करने के लिए अब उसने भारत की ओर प्रयाण किया और भारत पर आक्रमण करना शुरू किया। वह पहला तुर्की शासक था या पहला मुस्लिम शासक था जिसने भारत की अंदर जाकर के भारत भूमि में अंदर तक प्रवेश किया और भारत पर अनेकों बार उसने आक्रमण किए। अधिकतर इतिहासकार सर्वसम्मति से मानते हैं कि उसके द्वारा 17 बार आक्रमण भारत पर किए गए हैं और वह सभी आक्रमण में विजयी रहा, लेकिन ऐसा कोई भी आक्रमण नहीं था जिसमें वह परास्त हुआ हो। तो सबसे पहले आता है कि महमूद गजनवी के द्वारा जो भारत पर आक्रमण किए गए थे, उन आक्रमणों के क्या कारण थे, किन कारण से उसने भारत पर आक्रमण किए थे। तो विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा बहुत सारे मत महमूद गजनवी के आक्रमणों के संबंध में बतलाए गए हैं, क्योंकि अधिकांश इस संबंध में इतिहासकार एक मत नहीं है, तो हम उन भिन्न मतों के परिप्रेक्ष्य में कुछ कारण कॉमन रूप से निकल कर आते हैं। तो पहला है धन प्राप्ति की लालसा। महमूद के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था धन प्राप्त करना। भारत उस समय सोने की चिड़िया कहलाता था। भारत में अतुल धन संपदा थी, यह सभी जानते थे। तो वह भी भारत की इस धन संपदा को प्राप्त करना चाहता था, जिससे वह मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर सके। प्रोफेसर हबीब निजामी आदि ये इतिहासकार मानते हैं कि धन संपत्ति प्राप्त करना उसका मुख्य उद्देश्य था। इस कारण से ही महमूद गजनवी ने हिंदू मंदिरों को अपना निशाना बनाया था, क्योंकि प्राचीन काल से ही भारतीय मंदिर धन संपदा के केंद्र थे। अतः धन प्राप्ति की लालसा में ही उसने हिंदू मंदिरों को विनष्ट किया। तो यानी कि ये इसका सबसे मुख्य कारण माना जाता है। उसके जो दरबारी कवि था, इतिहासकार था उत्बी, वो भी एक प्रमुख कारण बताते हैं कि महमूद गजनवी भारत की अतुल धन संपदा को प्राप्त करके मध्य एशिया में एक प्रतिष्ठित और विशाल साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। दूसरा कारण है इस्लाम का प्रचार प्रसार। महमूद के दरबारी इतिहासकार उत्बी ने उसके आक्रमणों को जिहाद माना है। उत्बी के अनुसार महमूद के भारत पर
आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य इस्लाम का प्रचार प्रसार करना और बुत परस्ती को समाप्त करना था। बुत परस्ती यानी मूर्ति पूजा को समाप्त करना। उसने भारत में मंदिरों का विनाश किया, मूर्तियों को तोड़कर अपनी धार्मिक कट्टरता का परिचय दिया। महमूद ने मंदिरों को जो विनाश किया था, उसमें हालांकि मंदिरों में बहुत मात्रा में सोना, चांदी, जवाहरात विद्यमान था। इस कारण से उसने मंदिरों का विनाश किया, लेकिन उसके बावजूद भी मंदिरों संपत्ति को प्राप्त करने के पश्चात उसने मंदिरों को बहुत बुरी तरह से नष्ट किया, मूर्तियों को नष्ट किया। तो यह परिलक्षित करता है कि युद्ध के दौरान मुस्लिमों की सहानुभूति प्राप्त करना, उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए उसने शायद यह कार्य किया हो। तो यह अपना उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो धर्म का प्रचार प्रसार करना भी था। इस कारण से उसने भारत पर आक्रमण किया। तीसरा आता है यश प्राप्त। भारत के सीमा प्रदेशों की विजय द्वारा गजनी के राज्य को सुरक्षित करना। महमूद अपने राज्य की सुरक्षा के लिए हिंदू शाही राज्य व मुल्तान को खतरा मानता था। सुबुक्तगीन के समय, पीराई के समय में भी हिंदू शाही राज्य और गजनी के बीच में लगातार संघर्ष रहा है। तो यह सब उसने महमूद गजनबी ने देखा था कि अगर गजनी को सुरक्षित करना है तो इनको समाप्त करना आवश्यक है। तो अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए उसको लिए आवश्यकता कि वह सबसे पहले हिंदू शाही राज्य को बिल्कुल समाप्त कर दे। तो इसी सफलता से प्रेरित होकर के उसने भारत के, क्योंकि उसने पहले इनको समाप्त किया और जब उनमें सफल रहा तो इसी सफलता से प्रेरित होकर के उसने भारत के भीतरी क्षेत्रों पर भी आक्रमण किए। अगला पॉइंट है यश प्राप्ति की लालसा। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार महमूद जैसा योद्धा भारत में सैनिक अभियानों में सफल होकर यश प्राप्त करना चाहता था। स्वयं प्रोफेसर हबीब ने भी कहा है कि उसके आक्रमण धर्म प्रचार की भावना से प्रेरित, धर्मपरायण, उत्साही मुसलमान के धर्म युद्ध नहीं थे, अपितु जो उसके जितने भी ये आक्रमण थे वो केवल धन की प्राप्ति और यश प्राप्ति के लिए किए गए थे। ये उसका दो मुख्य उद्देश्य था, इसलिए उसने आक्रमण किया। और अगला है हाथी प्राप्त करने की इच्छा। यद्यपि भारत पर आक्रमण करने का महमूद का यह मुख्य उद्देश्य नहीं था, परंतु उसके भारत के अभियानों के पीछे एक मंशा यह भी थी कि वह भारत से हाथी प्राप्त करके उनका प्रयोग मध्य एशिया में अपने साम्राज्य विस्तार के लिए करे। तो इस प्रकार से हमें ये कुछ जो मुख्य बिंदु उसके निकल कर के आते हैं जिसके कारण से उसने भारत पर आक्रमण किया था। तो इस प्रकार अधिकांश विद्वान ये मानते हैं कि महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन लूटना था और इसी धन लूटने के लिए ही उसने मंदिरों पर आक्रमण किया और अपनी धार्मिक असहिष्णुता जैसे कार्य, मंदिरों को तोड़ना, मूर्तियों को तोड़ना, बलात् धर्म परिवर्तन करवाना और ये सारे जो कार्य किए गए थे वो मुस्लिम जगत में प्रशंसा प्राप्त करने के लिए और अपने सैनिकों में जोश पैदा करने के लिए किए गए थे, जबकि उसका मेन उद्देश्य या मेन कारण था धन प्राप्ति की लालसा और यश प्राप्ति की लालसा। तो अभी हमने इसके कारणों के बारे में पढ़ा। अगला आता है महमूद गजनबी के आक्रमण।